हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत शब्द के बारे में इंसानों द्वारा पहली बार अवलोकन नो डाउट बिजली गिरने से किया गया होगा। पहली बार बारिश में बिजली गिरी तो जो बिजलियां गिरी उस क्यूरियोसिटी के कारण, इंसान की जिज्ञासा के कारण वो इसे जानने की कोशिश किया होगा। तो जो बिजलियां गिरना है वो पहला ऑब्जर्वेशन हुआ। वैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग सूखे बालों में कंघी करें तो कंघी में कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। ऐसे ही अगर तुम किसी पेपर के पीस को प्रेस कर लो और उसके छोटे छोटे पीसेस बना करके उसे प्रेस कर लो तो वो भी टीवी के स्क्रीन से जाकर चिपक जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम स्केल को भी सूखे बालों से घिसो या बैलून को, फुग्गा को अगर तुम सूखे बालों से घिसो तो भी वो पेपर के पीसेस, धूल के कणों को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये जो गुण है इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत। पहली बार किसी ने परिभाषित किया तो लगभग 600 ईसा पूर्व 600 बिफोर क्राइस्ट, तो लगभग 600 ईसा पूर्व साउथ एशिया में एक जगह है ग्रीस में एक जगह है मिलेटस में रहते थे एक दार्शनिक थेल्स। उन्होंने बताया कि जब एम्बर नाम के पदार्थ को हम ऊन या रेशम के कपड़े से घिसते हैं तो उसके अंदर जो धूल के कण, कपड़ों के रेशों और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचने की प्रॉपर्टी का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा? क्योंकि एम्बर को ग्रीस में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को कहा गया इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम हिंदी में विद्युत कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग विद्युत की परिभाषा दे सकते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे? अगर प्रश्न पूछा जाता है विद्युत की परिभाषा दीजिए तो लिखेंगे वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ को किसी विशेष पदार्थ में घिसने पर उसमें कपड़ों के रेशों, धूल के कणों, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत। क्योंकि यह विद्युत घर्षण से उत्पन्न होता है इसीलिए हम इसे घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं। तो घर्षण विद्युत किसे कहेंगे? पदार्थ को किसी विशेष पदार्थ में घिसने पर उसके अंदर कागज के टुकड़ों, कपड़ों के रेशों, धूल के कणों आदि को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? विद्युत। जब किसी पदार्थ में विद्युत का गुण उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं कि वो आवेशित हो गया। जैसे कि अगर हम लोग कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ में यह गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो धूल के कणों, कपड़ों के रेशों, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उससे हम बोलेंगे कि कांच की छड़ आवेशित हो गई। तो जब हम लोगों ने बहुत सारे पदार्थों में इस गुण का अध्ययन किया तो हमें पता चला कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो आवेश के 2 प्रकार को हम लोग किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं? तो कुछ इस तरह समझो कि अगर हम लोग एक कांच की छड़, जैसे कि तुम यहाँ देख रहे हो, एक सपोज की कांच की छड़ है। अगर हम कांच की छड़ को एक रेशम के धागे से, एक ऊन के कपड़े या रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे टांग दें। अब अगर हम लोग इसके पास एक और कांच की छड़ लेकर के जाएं जो आवेशित है, और जब हम इसको लेकर जाते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये कांच की छड़ इस कांच की छड़ से प्रतिकर्षित होती है, मतलब दूर भागती है। कांच की छड़ से दूर भाग रही है। कांच की छड़ क्योंकि रेशम के कपड़े से रगड़ी गई है इसीलिए वो आवेशित है। तो जो भी आवेश कांच की छड़ में है, दूसरे कांच के छड़ को भी रेशम के कपड़े से ही रगड़े हैं, उसमें भी वही आवेश। तो यहाँ से हम ये सोच सकते हैं कि जब भी हम सजातीय आवेश लेंगे तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक और ऑब्जर्वेशन हम यहाँ देखें कि अगर हम कांच की छड़ की जगह एबोनाइट की छड़ लेकर के आएँ, किसकी छड़ लेकर के आएंगे? एबोनाइट की। तो एबोनाइट की छड़ जो है वो रबर टाइप मटेरियल दिखता है एबोनाइट,
है ना। कुछ जो बरसाती जूते बनाए जाते हैं वो जिस तरह का मटेरियल होता है थोड़ा फ्लेक्सिबल, उसी टाइप का मटेरियल होता है एबोनाइट भी। तो एबोनाइट के छड़ को जब हम लोग ऊनी कपड़े से रगड़ लें या बिल्ली की खाल से रगड़ लें तो एबोनाइट में भी वही गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो कागज़ के टुकड़ों को, धूल के कणों को और कपड़ों के रेशों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब हम लोग एबोनाइट की छड़ को कांच के छड़ के पास लेकर के आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रतिकर्षण नहीं होता बल्कि आकर्षण होता है। मतलब कांच की छड़ जो है वो एबोनाइट की छड़ की तरफ खिंच के आ जाती है। तो इससे ये भी समझ में आ जाता है कि विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। बट ये भी समझ में आया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि कांच की छड़ को कांच के छड़ के पास लेकर आने से दूर जाता है, ठीक है। ऐसे ही एबोनाइट की छड़ को आवेशित एबोनाइट छड़ के पास लेके आने से वो भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर जाते हैं। पर जब हम लोग कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ की तरफ लेकर के आते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रतिकर्षण नहीं होता, क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इससे समझ में आया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार को इस तरह से पहले परिभाषित किया गया। कांच की छड़ को ऊनी कपड़े या रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जो कांच की छड़ में आवेश उत्पन्न होता है उसे कांचाभ आवेश या विट्रस कहा जाता था। और जो एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ में उत्पन्न होता था उसे रेजिन आवेश या रेजिनियस कहा गया। तो इस तरह से प्रारंभ में जब हम लोगों ने आवेश को परिभाषित किया तो दो नाम दिए गए, एक कांचाभ आवेश और दूसरा रेजिन आवेश। बट बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत बड़ा नाम है ना, उसको हम लोग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट भी के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट के नाम से भी जानते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन को। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जब हम लोग अलग अलग आवेश, जो कांचाभ आवेश है और रेजिन आवेश है, इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से मिलाते हैं तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब इसको समझने के लिए सोचो कि मेरे पास एक कांच की छड़ है, ये जो कांच की छड़ है इसको मैंने रेशम के कपड़े से रगड़ लिया है, इस पर कोई भी आवेश आ गया है। अब अगर मैं एक धातु की बॉल ले लूँ, मेटल बॉल ले लूँ और मेटल की इस बॉल को इसके कांटेक्ट में ले आऊँ, मतलब इन दोनों को एक दूसरे के साथ टच करा दूँ, तो जो ये धातु की बॉल है इसके अंदर जो भी आवेश है वो आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग एक रेजिन आवेश लें और इसको, मतलब एबोनाइट की छड़ ले लें और उसको ऊनी कपड़े से रगड़ लें और इसको हम लोग एक मेटल बॉल के कांटेक्ट में ले आएँ, तो इन दोनों मेटल बॉल में जो भी आवेश आया है वो अपोजिट टाइप का है, एक कांचाभ आवेश है, एक रेजिन आवेश है। अगर हम लोग इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो एक दूसरे को निरस्त करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो निरस्त कब करेंगे, जब इनके कैरेक्टर अपोजिट होंगे। तो इस प्रवृत्ति का अध्ययन कर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि एक पर धनावेश है और दूसरे पर ऋणावेश, क्योंकि जब हम लोग +3 और -3 लेते हैं तो वो 0 हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि आवेश दो तरह के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा, या धनावेश या ऋणावेश का नामकरण सबसे पहले किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेटा अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से समझ सकते हैं कि कोई पदार्थ आवेशित होता है। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल याद करेंगे। याद करो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहता है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिस पर एक समान रूप से धनावेश वितरित होता है। इसके बाहर हम देखते हैं कि वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में
जितना भी धनावेश है उसके समान होता है। इस तरह से परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो परमाणु उदासीन क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या या धनावेश की मात्रा, नाभिक पर धनावेश की मात्रा बाहर स्थित इलेक्ट्रॉन की मात्रा के बराबर है, तो यह विद्युतीय रूप से उदासीन है। अगर हम लोग इस पर नेट चार्ज देखें तो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश क्या है? समान है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग नाइट्रोजन ले लें तो नाइट्रोजन 7 14 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7। तो इस पर -7 ई आवेश आ गया अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है तो। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? वो भी 7, तो उस पर +7 ई आवेश आ गया अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो इन दोनों को अगर हम लोग नेट चार्ज निकालें, नेट चार्ज, तो उस केस में क्या होगा? इसको n की जगह हम लोग q लिख लेते हैं। बेटा आवेश लिखा है, इसको q लिख लेते हैं, QE NQP। तो कुल चार्ज अगर q हो तो q हो जाएगा QE + QP। तो ये -7E + 7E कितना हो जाएगा? 0। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के हिसाब से परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, उसके बाहर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक पर धनावेश के समान होती है या प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। इस तरह परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। अब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो क्योंकि परमाणु आपस में मिलकर तत्व आपस में मिलकर यौगिक आपस में मिलकर मिश्रण आदि का निर्माण करते हैं, तो जितने भी पदार्थ हैं वो सब परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं। तो जब भी हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के संपर्क में लाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक पदार्थ का पृष्ठ दूसरे पदार्थ के पृष्ठ के संपर्क में आए हैं। जब दो पृष्ठ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और हम लोग उनको एक दूसरे के सापेक्ष खींचते हैं तो उनके बीच में क्या होगा? घर्षण। और हमको पता है कि घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। अगर तुम अपने दोनों हाथ लेकर इस तरह घिसो तो तुम देखोगे कि थोड़ी देर में तुम्हारे हाथ जो है वो क्या हो गए? गर्म हो गए। तो घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। अब अगर सोचो कि दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ है, वो कोई भी ले सकते हो, तुम कांच ले लिए, ठीक है, और दूसरा पदार्थ है रेशम का कपड़ा, और हम रेशम के कपड़े और कांच को एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? रगड़ रहे हैं। तो होगा क्या कि घर्षण से जो ऊर्जा मुक्त होगी उससे एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चले जाएंगे। अब दो अलग अलग पदार्थ इसलिए लेने हैं क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमताएं अलग अलग होंगी। तो एक पदार्थ घर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चला जाएगा। तो अगर कांच का इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चला जाएगा तो कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, जिसके कारण कांच जो है वो क्या हो जाएगा? धनावेशित, और रेशम का कपड़ा जो है वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। तो इस तरह से घर्षण के कारण ऊर्जा मुक्त होती है। तो आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को हम किस तरह समझ सकते हैं? अगर एक बार में कंक्लूड करें तो जब दो भिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो घर्षण से उत्पन्न हुई ऊर्जा का उपयोग कर एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है जिससे वह धनावेशित हो जाता है, और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है जिससे वह ऋणावेशित हो जाता है। यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। ठीक इसी प्रकार जब हम एबोनाइट को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट में चले जाते हैं जिससे एबोनाइट ऋणावेशित हो जाता है और ऊनी कपड़ा धनावेशित हो जाता है। अगर हम किसी भी पदार्थ को आवेशित करना चाहें तो आवेशित करने की 3 विधियां हैं। पहला घर्षण, जब हम किसी पदार्थ को किसी विशिष्ट पदार्थ के साथ रगड़ते हैं, घर्षण कराते हैं तो उसके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोगों ने आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में भी समझा। दूसरा है संपर्कन, जब हम लोग किसी पदार्थ को दूसरे आवेशित पदार्थ के संपर्क में लाते हैं
तो आवेशित पदार्थ से आवेश संपर्क में उपस्थित पदार्थ पर चला जाता है, जिसके कारण वह आवेशित हो जाता है। संपर्कन तब होगा जब हम लोग सोचो कि अगर बैलून को बाल से रगड़ लेते हैं, सूखे बाल से, और बैलून को अगर हम लोग एक मेटल के बॉल से, सपोज कि एक धातु का छर्रा है उससे कांटेक्ट में लाते हैं, तो छर्रे पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। तो संपर्क में जब एक को दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो उससे आवेश आ जाता है। जब हम संपर्क में लाते हैं तो संपर्क में लाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। वो चालक भी हो सकते हैं, कुचालक भी हो सकते हैं। कुचालक होंगे तो आवेश प्रवाहित नहीं करेंगे, पर चालक होंगे तो आवेश प्रवाहित करेंगे। चालक जो हैं वो आवेश अपने अंदर से आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, कुचालक जो हैं वो प्रवाहित नहीं होने देते। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रेरण। प्रेरण को समझना है बेटा तो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि मैं तुम लोगों के सामने में एकदम ठहाका मार मार के हंसने लगता हूँ, तो मैं रीज़न नहीं बताता हूँ, पर मैं तुम्हारे सामने एकदम तेज से हंसने लगता हूँ, तो तुम क्या करोगे? अगर मैं एकदम तेजी से हंसने लगूँ तो तुम भी क्या करोगे? तुम भी हंसोगे। अब बताओ कि मैं हंस रहा हूँ, रीज़न तो तुमको नहीं बताया, तुमको मैंने वो चुटकुला नहीं सुनाया जिसके कारण मैं हंस रहा हूँ, पर तुम तो हंस रहे हो। तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर मैंने बिना किसी कारण से क्या उत्पन्न कर दिया, कोई गुण। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरण। अभी इसको समझने के लिए, अब इसे समझने के लिए अगर हम ये ले लें कि एक धात्विक चालक है। अब ये धात्विक चालक पहले विद्युतीय रूप से उदासीन है, क्योंकि इसमें उपस्थित ऋणावेश की मात्रा धनावेश की मात्रा के समान है। जब हम लोग इसके समीप एक कांच की छड़ लेकर के आते हैं, जिसे रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया है, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया है? धनावेश। तो ऐसे धनावेशित कांच की छड़ को जब हम लोग धातु के पास लेके आएंगे तो होगा क्या? ये जो धात्विक चालक है इस पे उपस्थित ऋणावेश धनावेश से आकर्षित होकर एक सिरे पर एकत्रित हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप दूसरे सिरे पर बराबर मात्रा में धनावेश आ जाएंगे, क्योंकि ये तो विद्युतीय रूप से उदासीन था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके एक सिरे पर नेगेटिव और दूसरे सिरे पर पॉजिटिव आवेश आ गया है। अगर हम इस आवेशित चालक को पृथ्वीकृत कर दें, ये पृथ्वीकृत करने का चिन्ह है, अगर हम लाइनों को छोटा करते जाएं तो उसे पृथ्वीकृत करना कहते हैं। तो अगर अर्थिंग से जोड़ दें तो होगा क्या? ये जो धनावेश है वो पृथ्वी द्वारा निरस्त हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है। जब हम लोग इसके साथ किसी भी आवेशित चालक को जोड़ते हैं तो वह क्या करता है? उसे निरस्त कर देता है। तो होगा क्या? ये जो धनावेश है ये पृथ्वी द्वारा निरस्त हो जाएगा, तो उस कारण से सब ये जो धनावेश है वो खत्म हो जाएगा। अब अगर हम लोग इस जो पृथ्वीकरण है इसे पहले तोड़ दें और उसके बाद इस धनावेशित कांच की छड़ को हटा दें, तो हम देखेंगे कि इस चालक के अंदर केवल क्या बच गए हैं? ऋणावेश। नो डाउट वो एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। अगर ये चालक है तो उसमें एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे, पर जो चालक है वो क्या हो जाएगा? आवेशित। तो इस तरह चालक को आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो इसके लिए हम लोग अगर चालक को धनावेशित करना चाहें तो उसके लिए ऋणावेशित छड़ का प्रयोग करेंगे, अगर ऋणावेशित करना चाहें तो उसके लिए धनावेशित छड़ का प्रयोग करेंगे। एक छोटा सा उपकरण है, इसके बारे में पढ़ते हैं जो हमारे बुक में दिया गया है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। अब स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है? तो ये एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी आवेशित पदार्थ की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में हम देखते हैं कि एक बाह्य कांच का पात्र होता है, ये एक विद्युतरोधी पात्र होता है और कांच का इसलिए लेते हैं क्योंकि ये पारदर्शक भी होता है। कांच के पात्र के ऊपर जो हम देख रहे हैं यहाँ, ये रबर का कॉर्क होगा। रबर का कॉर्क इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रबर विद्युतरोधी है, वो आवेश प्रवाहित नहीं होने देता। एक धातु का तार है, जनरली हम लोग कॉपर या
एल्यूमिनियम के मोटे तार उपयोग में ला सकते हैं क्योंकि वो आवेश के बहुत अच्छे चालक होते हैं। और तुम यहाँ पर देख रहे हो ये स्वर्ण पत्र है। स्वर्ण पत्र मतलब क्योंकि सोना बहुत ही आघातवर्धनीय होता है, इस कारण से उसके बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के गहने बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम लोग स्वर्ण के पत्र को बहुत अच्छे से ठोकें तो हम देखेंगे कि वो बहुत पतले पतले पत्रों में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो हम लोग स्वर्ण पत्र उपयोग में लाएंगे, इसको कुछ इस तरह लेंगे कि स्वर्ण पत्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा होल हो और इस होल के अंदर एल्यूमिनियम का तार कुछ इस तरह होगा। तो इतना बड़ा गैप होने के कारण जो स्वर्ण पत्र है वो आसानी से अगल बगल खिसक सकेगा, मतलब गति कर सकेगा। अब मान लेते हैं कि मुझे किसी आवेशित वस्तु का पता करना है। अब मान लेते हैं कि एक धातु का चालक है और उस पर एक समान रूप से कौन सा आवेश वितरित है? धनावेश। अगर हम लोग इस धनावेशित धात्विक चालक को स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के समीप लाएंगे तो क्या होगा? प्रेरण के कारण हम देखेंगे कि विद्युतदर्शी के जो धात्विक सिरा है उसके इस सिरे पर ऋणावेश आ जाएगा प्रेरण के कारण, और जिसके कारण इसके विपरीत सिरे पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। तो अगर स्वर्ण पत्र पर धनावेश आया तो क्योंकि ये बहुत ही पतले हैं, इनका द्रव्यमान बहुत कम है, तो विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो उसके कारण ये जो स्वर्ण पत्र हैं ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। मतलब ये जो स्वर्ण पत्र हैं वो कुछ इस तरह नजर आएंगे, इस तरह दूर जाते हुए नजर आएंगे। तो स्वर्ण पत्रों के दूर जाने से हमें ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ कहीं विद्युत आवेशित पदार्थ है। अब आगे देखते हैं बेटा विद्युत आवेश के मूल गुण। विद्युत आवेश के 3 मूल गुण हैं। पहला आवेशों की योज्यता, दूसरा विद्युत आवेश का संरक्षण और तीसरा विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। इन तीनों को समझते हैं। पहले समझते हैं आवेशों की योज्यता। जो आवेश है वो एक अदिश राशि है, तो जब भी हम लोग किसी निकाय में कुल आवेश की गणना करेंगे तो वो सदैव अवयवी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। कुछ इस तरह समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक निकाय है, एक निकाय कुछ इस तरह का, इस निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश हैं। कुछ इस तरह समझो कि अगर बिंदु ए पर +2e आवेश है, बिंदु बी पर -3e आवेश है, बिंदु सी पर +5e, बिंदु डी पर +9e, बिंदु ई पर -5e, और मुझे निकाय का कुल आवेश निकालना है। तो निकाय का कुल आवेश होगा इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग। अब ए पर कितना आवेश है? 2e, बी पर -3e, मतलब चिन्ह सहित तुम्हें उसे जोड़ देना है, +9e +5e -5e, 5e कैंसिल हो गया। 9 + 2 11 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो Q का वैल्यू आया +8e। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं आवेशों की योज्यता क्या है? तो किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय के अंदर उपस्थित अवयवी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। इसे विद्युत आवेश की योज्यता कहते हैं। अब आवेश का दूसरा गुण है विद्युत आवेश का संरक्षण। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है? विद्युत आवेश का संरक्षण क्या है? तो जैसे हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते थे, ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक वैसे ही हम लोग विद्युत आवेश का संरक्षण भी पढ़ सकते हैं। उसमें ऊर्जा की जगह आवेश बोलना है। आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण किया जा सकता है। वैसे हम लोग इसे एक और रूप में भी समझ सकते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि एक विलगित निकाय है। विलगित निकाय किसे कहते हैं बेटा? विलगित निकाय तुम्हें पता है कि ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा और पदार्थ का विनिमय संभव नहीं है। तो एक विलगित निकाय है, मतलब इसके बाहर ना ऊष्मा निकाला जा सकता है ना पदार्थ। अब मान लेते हैं कि इस पर कितना आवेश है? +5e। इस पर टोटल कितना आवेश है? +5e।
अब क्या हम इस +5e आवेश को +4e में परिवर्तित कर सकते हैं? अब विलगित निकाय है, अंदर बाहर तो कुछ कर नहीं सकते, तो क्या +4e में होगा? एकदम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, वह नहीं कहा गया। क्या हम लोग +5e को कभी +6e में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि आवेश अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब ये +5e का +5e ही रहेगा। तो इसको एक और रूप में कुछ इस तरह बोल सकते हैं कि किसी पृथक्कृत या विलगित निकाय में कुल आवेश की मात्रा सदैव नियत रहती है। तो इस तरह आवेश का दूसरा गुण हो गया आवेश संरक्षण का नियम। वैसे बेटा इसका एक अपवाद है। अपवाद कुछ इस तरह का है कि जब हम कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि आवेश नष्ट हो जाता है। जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को किसी पॉजिट्रॉन के साथ, पॉजिट्रॉन एक अस्थायी कण है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर और जिस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, पर इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और पॉजिट्रॉन पे धनावेश होता है। अगर समान द्रव्यमान समान आवेश किंतु विजातीय आवेश का कण हो तो उसे प्रतिकण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन परस्पर मिलते हैं तो केवल ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? केवल ऊर्जा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये आवेश संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण दोनों के नियम का अपवाद है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन टकराते हैं तो आवेश भी समाप्त हो जाता है और द्रव्यमान भी समाप्त हो जाता है। तो न द्रव्यमान ही संरक्षित रहता है न ही आवेश ही संरक्षित रहता है। तो इसे हम लोग आवेश संरक्षण के नियम के अपवाद या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अपवाद के रूप में जान सकते हैं। अब विद्युत आवेश के मूल गुण में तीसरा गुण है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। इसे पढ़ते हैं। इसे पढ़ने के लिए यह तथ्य जानना जरूरी है कि सबसे छोटा आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा ऐसा कोई कण ज्ञात नहीं है जिस पर कोई आवेश हो। तो इसका मतलब अगर हम किसी को आवेशित करते हैं तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, वो धनावेशित हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, पर 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि 1.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब किसी पदार्थ में उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के समान होती है। कुछ इस तरह समझते हैं। इसको हम लोग एक्सप्रेशन में लिखेंगे Q = ±NE, जहाँ E इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा है। कितनी होती है बेटा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितनी होती है? तो किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। तो n का मान क्या होगा? 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार। बट n कभी भी एक भिन्नात्मक संख्या नहीं होगी। यह 1/2 नहीं होगा, 0.5, 0.4, 0.3 या 3.2, 7.8 ऐसा कुछ नहीं होगा। वह हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। धन होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ऋण होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या है समझते हैं। देखो, हम बहुत पहले से जानते थे कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, बट कितना होता है इसके बारे में हम नहीं जानते थे। अभी मान लेते हैं कि तुम्हें यह बताना है कि तुम अपने दोस्तों से कितने ज़्यादा होशियार हो। अच्छा, बता सकते हो कि तुम उनसे ज़्यादा होशियार हो, पर कितने ज़्यादा होशियार हो ये तो नहीं बता सकते ना। इसको बताने के लिए हमारे पास कोई नियम नहीं है, पर बल कितना लगेगा इसे बता सकते हैं हम। किससे? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम 2 बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह कहता है कि किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास 2 बिंदु आवेश हैं। एक बिंदु है A जिस पर Q1 आवेश है, दूसरा बिंदु है B जिस पर Q2 आवेश है।
मान लेते हैं दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु है A जिस पर Q1 आवेश है और दूसरा बिंदु है B जिस पर Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी है, R। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F का परिमाण है, अगर बल का परिमाण F हो तो F समानुपाती होगा आवेशों के गुणनफल के और व्युत्क्रमानुपाती होगा बीच की दूरी के वर्ग के। तो इन दोनों को अगर हम मिला के लिख दें तो लिख सकते हैं F इज प्रपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। जब हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। नियतांक K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बेटा 4 और पाई तो तुम्हें पता है। एप्सिलॉन नॉट होती है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट में कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैसे हम K का अगर पूरा मान लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को SI यूनिट में 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे इसका अगर CGS यूनिट में हम लोग मान लिखें तो वो क्या होता है, 1। वैसे अगर हम लोग K का मान इस इक्वेशन में समीकरण 1 में रख दें तो F का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। इस तरह हम लोगों ने F का परिमाण ज्ञात कर लिया। वैसे हम लोग कूलाम के नियम को बहुत ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर कूलाम के नियम पर आधारित है और उनके अनुप्रयोगों पर आधारित है, तो उसको बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।